सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को चंचल वर्मा और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखियों कैसी हैं? सखियां ठीक हैं, हम भी ठीक हैं। और सखियां हमें सुन रही होंगी कुछ अलसाई सी। दोपहर का भोजन करने के बाद ना चंचल बहुत आलस तो आता ही है। बिल्कुल, ये समय ही ऐसा होता है आकांक्षा कि इस समय तक सखियां अपना दोपहर का भोजन करके और बाकी के भी जो रसोई के काम होते हैं उनसे फ्री होके वो बैठ जाती हैं। लेकिन अगर खाना 12-1-1:30 बजे के दरमियान खाया हो तो इस समय तक थोड़ी सी सुस्ती, थोड़ा सा आलस शरीर में आ जाता है और ऐसा लगता है कि बस थोड़ी देर एक झपकी ले ली जाए। हाँ, और कई सखियों की तो एक आध झपकी हो भी जाती है। और सखी सहेली जो सुनना होता है तो कई सखियां उठ के एकदम तत्पर और तैयार रहती हैं। लेकिन जो सखियां अभी भी थोड़ी सी उनींदी हैं, झपकी ले रही हैं, थोड़ा नींद में हैं, चलिए उनको जगाते हैं। चलिए, नींद से जाग जाएंगी इस गीत को सुनकर हमारी सभी सखियां।
निदिया से जागिए सखियों और सखी सहेली कार्यक्रम के साथ बने रहिए। तो सखियां बिल्कुल रेडियो सेट के सामने आकर बैठ गई होंगी और अगर आवाज उन्होंने रेडियो सेट की बढ़ाई होगी तो जरूर उनकी नींद टूट गई होगी। हाँ। और आकांक्षा, पता है इन दिनों बच्चे जो हमारे सभी घरों में मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, इन्हीं जी, गैजेट्स जी, का जी। इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। तो एक बहुत ही सीधा-साधा तरीका बच्चों के पास है कि भई मोबाइल जहाँ पहले माता-पिता उनके हाथ में दिया नहीं करते थे या बहुत कम समय के लिए उनके हाथ में मोबाइल आता था, अब वो कई-कई घंटे मोबाइल पर और लैपटॉप और कंप्यूटर पर अपनी और पढ़ाई करते पढ़ाई हैं। के चलते आसानी से वो उनके हाथ में हाँ। लग रहा है। और पढ़ाई के बाद में जब हमें अंदाज़ा आता है कि वो कुछ और साइट्स पर या जी। कुछ और सर्च कर रहे हैं, जब उनसे लेने की कोशिश करो तो वो गुस्सा हो जाते हैं। हाँ, और अक्सर खासकर जो छोटे बच्चे हैं, जी। वो चाहते हैं कि जब अब पढ़ाई तो हमने कर ली 1 घंटा, क्यों ना थोड़ा-सा कार्टून देख लें, क्यों ना थोड़ा-सा कुछ गाने वगैरह सुन लें, और गेम्स? गेम्स खेल लें। जी। हाँ, माता-पिता चाहते हैं कि बच्चों को इन सारी चीज़ों से बचाएँ, लेकिन समय ही ऐसा है कि ना चाहते हुए भी मोबाइल, लैपटॉप ये सब बच्चों को देना ही पड़ और रहा सिर्फ है। मोबाइल लेना ही क्यों, उनकी मनचाही बात अगर पूरी ना करो तो बस वो गुस्सा होने गुस्सा लगते हो हैं, जाते हैं। फैल और जाते हैं। बिल्कुल, और अक्सर देखा जाता है ना कि माता-पिता का जो ये लाड़-प्यार होता है, उसमें वो बच्चों की ज़िद करने की जो आदत है, उसको कहीं न कहीं अनदेखा कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे की जो ज़िद है, शिकायत है और उसका जो गुस्सा है, उस ज़िद के चलते, हाँ। उसमें वो अंतर ही नहीं कर पाते। बिल्कुल, और वो कई बार पेरेंट्स भी यूँ एकदम उलझन में रहते हैं कि वो क्यों ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो हाँ। उनके इस बर्ताव को समझना ज़रूरी जी, है। बच्चों का यही गुस्सा आगे चलकर कभी बड़ी समस्या का रूप भी ले सकता है। और कई बार तो नौबत यहाँ आ जाती है कि इसके लिए डॉक्टर तक के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है या काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आकांक्षा, कहने का मतलब यही है कि नौबत यहाँ तक ना पहुँचे, इसके लिए पहले से ही बच्चों का जो भी बर्ताव जिस तरह से वो कर रहे हैं, माता-पिता को उस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। कोई बच्चा बात-बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहा है, चिड़चिड़ा हो जाता है, लोगों से घुलता-मिलता भी ठीक से नहीं है और वो बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता है, अकेला ही खेलता है, लंबे समय तक किसी बात पर ध्यान ही नहीं देता। तो ये सब जो तमाम आदतें हैं, इन चीज़ों को देखकर माता-पिता को इस चीज़ को लेते हुए सचेत होना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जो मनोवैज्ञानिक या व्यवहारगत समस्या भी हो सकती है। हालाँकि चंचल, बच्चे जो होते हैं ना, वो थोड़े से कोमल मन के होते हाँ। हैं और बाल-हठ तो स्वाभाविक ही है। जी। बच्चे हैं, ज़िद ना करें किसी चीज़ के लिए या थोड़ी-सी शैतानी ना करें तो फिर क्या मज़ा आएगा, तो कैसा बचपना। तो लेकिन जब ये ज़िद एक लेवल से, एक हद से ज़्यादा बढ़ने लगती है, तो उस समय माता-पिता को सचेत, सतर्क होने की ज़रूरत है कि बस अब यहाँ पे हमें लगाम लगानी है। और आकांक्षा, गुस्सा कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन समय रहते हुए अगर इसको काबू नहीं किया जाए, तो ज़रूर ये कोई बड़ी समस्या या बीमारी का रूप ले सकती है। वैसे देखा गया है कि ज़्यादातर मामलों में बच्चों के बढ़ते गुस्से या चिड़चिड़ेपन से होने वाले खतरे को कई बार माता-पिता नहीं समझ पाते और हर बच्चे का जो गुस्सा होता है ना, वो ज़ाहिर करने का तरीका अलग-अलग होता है। वो अपने ढंग से दिखाता है। कई बच्चे पैर पटकने लगते हैं, कई चीज़ें उठा के फेंकने लगते हैं, कई चिल्लाने लगते हैं गुस्से में, चिड़चिड़ाने लगते हैं, कई बार उल्टा-सीधा भी बोलने लगते हैं। और कई बच्चे अपनी मांसपेशियों को तानकर, दाँत पीसकर और बहुत अलग-अलग तरह से गुस्सा दिखाते हैं और पलटकर फिर वो जवाब भी देना सीख जाते हैं। फिर जब वो थोड़े बड़े होते हैं, मतलब किशोरावस्था तक जब वो आते हैं, तो वहाँ तक आते-आते उनके गुस्से को अगर काबू में नहीं किया जाता, तो आक्रामक होकर वो थोड़ा-सा हिंसक भी होने लगते हैं। मतलब आपस में ही, जैसे मान लीजिए 3-4 भाई-बहन हैं घर में, हाँ। तो आपस में जो मारपीट होती है, इससे चोट भी लग सकती है। तो इस तरह की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए गुस्से में वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचाए या दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, इस पर ध्यान देना ज़रूरी हो और जाता है। इस तरह की जो परिस्थितियाँ उभरती हैं, ये काफ़ी खतरनाक भी हो सकती हैं। इसलिए जब बच्चे छोटे हों, तभी से उनकी हर गतिविधि पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। कई बार अपने व्यस्तता के चलते माता-पिता बच्चों को समय नहीं दे पाते, तो बच्चे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात है। और ये भी उनके चिड़चिड़ेपन का एक कारण हो सकता है। इसलिए जब भी मौका मिले, बच्चों के साथ समय बिताएं, उनके साथ घूमने-फिरने जाएं और उनके साथ एक फ्रेंड जैसा मित्रतापूर्ण व्यवहार करें, ताकि वे अपने मन की हर बात बिना किसी डर से अपने माता-पिता को बताएं। और जिन बच्चों को अक्सर ये शिकायत रहती थी कि मम्मी-पापा हमें समय नहीं देते हैं, तो ये जो एक पीरियड रहा, कहने की बात है कि एक, भले वो महामारी की वजह से था, एक बहुत
कठिन दौर से हम सब जी। गुजर रहे थे, लेकिन इसमें भी एक अच्छाई, अगर हम अच्छा पक्ष ढूंढें तो वो यही है कि पूरा परिवार एक साथ समय बिता रहा था। जी। और माता पिता हर बार अपनी बात मनवाने की बजाय कभी कभी उनकी बात भी मान सकते हैं, उनकी बात को भी सम्मान दे जी। सकते हैं, तो भी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। और अगर बच्चे की कोई बात माता पिता को गलत लग रही है तो सबके सामने डांटने फटकारने की बजाय अकेले में उन्हें इस बात को लेकर प्यार से समझाया जा सकता है। और एक चीज़ और कर सकते हैं कि बच्चों के लिए एक टाइम टेबल बना लें। हम्म। समय का उन्हें महत्व समझाएँ, पढ़ने का समय अलग हो, खेलने का समय अलग हो, साथ ही साथ टीवी देखने का भी एक समय निर्धारित कर दें। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ़ पढ़ना ही है, सिर्फ़ खेलना ही है, मनोरंजन भी ज़रूरी है भई। और सोने-जागने का समय भी। इससे होगा क्या कि उनका जो पूरा दिन है, वो एक नियम में बँधा रहेगा। और जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भी अचीव करते हैं, उन्हें कोई छोटी-सी भी उपलब्धि अगर मिलती है, तो ज़रूर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनका प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिए। और ऐसा नहीं कि कुछ अगर गलती उन्होंने कर दी, कुछ बिगाड़ दिया, तो उनको हम डाँटें, फटकारें, ताने मारें। ये किसी तरह की उन्हें सज़ा देने की जो बात होती है ना, हर बार सज़ा एक मारपीट के तौर पर हिंसक रूप से नहीं, जी। कई बार माता-पिता नहीं तुम्हें खाना नहीं देंगे, बाथरूम में बंद कर देंगे, तो इस तरह से सज़ा देने को भी हमें थोड़ा-सा कम करना चाहिए। और दूसरे बच्चों से तुलना, ये तो बिल्कुल ही नहीं करनी बिल्कुल चाहिए। नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और, आजकल के जो हमारा जीवन है उसमें एक चीज़ और हो गई है, अक्सर माता-पिता दोनों बाहर हुँ, घर से निकलते हैं काम काम के के लिए। सिलसिले में। जब घर वापस आते हैं तो शाम हो गई होती है, अक्सर दोनों थके हुए होते हैं। तो हुँ, ऐसे में जो घर पे बच्चा अकेला है, मम्मी-पापा के आते ही वो चाहता है कि मैं अपने पूरे दिन की जो हुँ, दिनचर्या है उन्हें बताऊँ, भई आज ये हुआ, स्कूल में मैंने ये किया, देखो मुझे ये गुड मिला। लेकिन माता-पिता थोड़े से थके हुए होते हैं, तो लेकिन ये बात बच्चा नहीं समझ पाता। हाँ, और होता क्या है कि अक्सर मम्मी-पापा ना चिड़चिड़ा से जाते हैं। ले तो इस ऐसे समय में मम्मी-पापा को म माता-पिता को ये सोचना ज़रूरी है कि वो बच्चा दिन भर से अकेला था, वो हुँ, अपनी बात आपसे कहना चाह रहा है, इसे प्यार से बोलिए कि बेटा 10 मिनट दे दो, बेटा आधा घंटा दे दो, हम हुँ, अभी फ्रेश होकर आपके पास आते हैं। तो इससे होगा क्या कि उस बच्चे को भी लगेगा कि हाँ, हम थोड़ा समय देंगे। बिल्कुल। और वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे माता-पिता तो मेरी बात सुनते ही नहीं। और जब बच्चे जो छोटे होते हैं, वो माता-पिता के व्यवहार से सीखते हैं, तो जब आप धैर्य रखेंगी, धीरजपूर्वक उनकी बातों को सुनेंगी, प्यार से व्यवहार करेंगी, तो बच्चे भी वही चीज़ हमसे सीखेंगे। सीखेंगे। और बच्चों के गुस्से के जो सामान्य से कारण होते हैं, उन पर हम नज़र रख सकते हैं। कोई भी जो घरेलू विवाद होते हैं, उन चीज़ों से बच्चों को ज़रूर दूर रखना चाहिए। और बच्चा जब भी हमें थोड़ा बहुत भी अगर परेशान दिखाई दे, किसी तरह से नाराज़ दिखाई दे, तो उसका कारण जानने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए माता-पिता को। और उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहिए कि मुश्किल कोई भी हो, अगर वो किसी तरह की समस्या या मुश्किल में हैं, तो हम उनके साथ हैं, वो अकेले बिल्कुल नहीं हैं। जी। और इन सब के अलावा, ये तो हो गई मानसिक तैयारी, जी। इन सब के अलावा ज़रूरी है पौष्टिक आहार अपने बच्चे को देना। हुँ, खाने में पौष्टिक तत्वों की कमी भी बच्चों के चिड़चिड़ेपन या कमज़ोरी का कारण बन सकती है। और जब बच्चे धीरे-धीरे बड़े होते हैं, किशोरावस्था में पहुँचते हैं, उनकी उम्र जब बढ़ती है, हुँ, तो उनके शरीर में कई हार्मोनल चेंजेस भी होते बिल्कुल। हैं, उतार-चढ़ाव होते हैं। तो इससे भी बच्चों का मूड और व्यवहार प्रभावित होता है। और बच्चे की उदासी, उसका चिड़चिड़ापन, नाराज़गी, खुशी, ये जितने भी तमाम तरह के अलग-अलग तरह के व्यवहार बच्चे में हम देखते हैं, उनको समझना चाहिए माता-पिता को। और व्यवहारगत परेशानी वाली कोई बात अगर लगे, तब मनोचिकित्सक की सलाह ली जा सकती है। बाकी बिल्कुल, तो पारिवारिक स्तर पर बैठकर मिल-जुल कर ही इन चीज़ों को सुलझाएँ। निपटाया जा लेकिन सकता जब है। लगे कि बात अब बाहर निकल रही है, अपनी बस की बात नहीं रही, तब हमें काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए। उनकी सहायता से हो सकता है कि बच्चे के व्यवहार में ज़रूर बदलाव सुधार आए। और बदलाव हो। और अब अब मुझे हमें लगता है बदलाव की कि ज़रूरत है। हाँ, एक गाना सुन लिया जाए। पीली हवा
चंचल बच्चों की बातें हो रही हैं, उनकी ज़िद की बातें हो रही हैं, तो कई बार बच्चे गलतियाँ भी करते हैं और बच्चे क्या कभी-कभी तो बड़े भी गलती करते हैं। बिल्कुल सही कहा, गलतियाँ हम सबसे कभी न कभी हो जी, ही जाती हैं, लेकिन होता ये है कि जब बच्चा कोई गलती करता है, तो उनकी गलती को सुधारने के लिए माता-पिता बच्चों के साथ बहुत सख्त रवैया अपनाते हैं, जो कि एक हम कह सकते हैं कि गलत व्यवहार हुँ, है। हुँ। बच्चे के साथ सख्त होने की बजाय उसे प्यार से हम समझाएँगे, तो इस तरह से उनकी गलतियों को ज़रूर कम कर सकते हैं। जैसे बच्चे जब परीक्षा में कम नंबर लाते हैं या कोई और बात है या किसी चीज़ के बारे में कुछ याद नहीं रख पाते, तो अक्सर जो माता-पिता हैं वो ये कहते हैं कि टीवी के प्रोग्राम्स तो आपको बड़े याद रहते हैं, हाँ। पढ़ते वक़्त क्या हो जाता है? और अक्सर ऐसी डाँटें हमने भी खाई हैं चुपचाप। और तो और परीक्षा में नंबर कम लाने पर बच्चों पर गुस्सा करते हुए कई बार बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जाती है, जबकि ऐसे व्यवहार की उस समय बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़रूरत है, तो बस इस बात की कि बच्चे की जो मानसिकता है उसको समझें कि आखिर क्यों परीक्षा के समय बच्चा नर्वस हो जाता है या उसे सब पढ़ने के बाद भी ठीक से क्यों याद नहीं रहता, वो क्यों लिखने में पिछड़ जाता है। बिल्कुल सही कह रही हो आकांक्षा, बहुत सारे बच्चे इतना होशियार होते हैं, वो सब चीज़ याद कर लेते हैं, पूरी किताबें जो उनकी हैं, उनको पूरी बाय हार्ट होती हैं, उनको हर चीज़ याद है, सारे प्रश्नों के उत्तर वो आपको सुना देंगे। लेकिन जब लिखने का वक़्त आता है, तो हो सकता है कि घर में अगर आपने टेस्ट लिया, तो वो लिख कर भी बता दें, लेकिन जब इम्तिहान के लिए वो बैठते हैं स्कूल के दौरान, वहाँ वो थोड़े नर्वस इतने ही ज़्यादा हो जाते हैं कि वो लिख नहीं पाते हैं, उनके हाथ-पैर काँपते हैं, वो भूल जाते हैं, याद क्या हुआ भी भूल जाते हैं। जी। तो ये एक मानसिक समस्या भी हो सकती है। तो ऐसी बातों पर उनके साथ सख्त रवैया अपनाना, डाँटना, फटकारना, ये तो गलत ही या हुआ। परीक्षा के नाम से कभी-कभी बच्चे इतने डर जाते हैं कि सब कुछ आते हुए भी वो कुछ नहीं लिख पाते या कुछ नहीं बोल पाते। और कई बार ये भी होता है कि जिस परीक्षा हॉल में वो बैठे हैं, वहाँ कोई ऐसा टीचर आ गया जिससे वो डरते हों, तो हाँ। उस डर से भी बच्चे नहीं लिख पाते हैं। किसी टीचर का अगर उन्हें कोई डर है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ में बच्चे को अगर प्यार से समझाएँ कि आपको किसी भी तरह से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो आता है, जितना आपको उस वक़्त याद आए वो लिख दो। तो और अगर कम नंबर भी लाए, तो ये कोई हार आपकी ज़िंदगी की बहुत बड़ी हार नहीं। जी। आप आगे फिर से मेहनत करके अच्छे अंक ला के पास हो सकते हैं। और ऐसे में अगर सख्त रवैया अपनाएँगे तो वो जो बच्चा है वो तो और डर जाएगा। हुँ, सख्ती करके जो बच्चे का व्यवहार है उसे कुछ समय के लिए तो हम रोक सकते हैं या कम हुँ। कर सकते हैं, लेकिन ये किसी समस्या का स्थायी हल नहीं है। जी। बच्चे को अनुशासन में रखने का सबसे बेहतर तरीका है आंतरिक मूल्यांकन के ज़रिए उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसे समझाना कि भई इस तरीके से करोगे तो आगे चलकर ये तकलीफ हो सकती है। हुँ, और सख्ती का जो ये तरीका है ना, वो बच्चे के जो वास्तविक परिणामों को जो उसकी उद्दंड प्रतिक्रिया है, हाँ, उसको रोकने में सहायता कोई नहीं करता। बल्कि कभी-कभी तो बच्चे ज़्यादा ढीठ और ज़्यादा उद्दंड हो जाते हैं बिल्कुल सही और कहा आपने। ये भी सीख लेते हैं कि भाई कोई भी गलती हो तो उसे सख्ती से ही निपटना है। हाँ, अगर हमारे साथ कोई गलती करेगा तो हम भी सख्त होके ही उसका जवाब देंगे। बिल्कुल जैसा हमने कहा कि हमारे व्यवहार से ही बच्चे सीखते हैं, तो हमने उनके साथ अगर सख्ती की तो उनको समझ में आएगा कि हाँ भई, अगर बात किसी ने कुछ भी गलती कर दी है तो सख्ती से पेश आना चाहिए, नरमी से नहीं। तो जी। ये बच्चों को सीख मिल जाती है। तो बच्चे को अनुशासित करने के लिए और भी बहुत सारे प्रभावी तरीके हो सकते हैं। जैसे बच्चा अगर चिड़चिड़ा है, नाराज़ है, तो थोड़ी देर के लिए उस वक़्त उसको अकेला छोड़ दें और उस अकेलेपन में रह के वो कई बार भूल जाते हैं अपनी बातों को। इस चीज़ को कहते हैं टाइम आउट और ये समय बच्चे के गुस्से को ठंडा करने के लिए मददगार साबित होता है। बाद में जब बच्चा शांत हो जाता है, तो उससे उसकी समस्या पूछकर उसका समाधान भी कर सकते हैं और फिर उसकी मदद हम इस तरह से कर सकते हैं कि बच्चा जब बताएगा, हमें भी पता लगेगा कि वो चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी या वो उस वक़्त क्या चाहता था और आगे हम उस चीज़ को अपनाकर संभाल पाएँगे। जी, और कुछ आदतें बच्चों में ऐसी भी होती हैं कि जो जैसे-जैसे समय बीतता है पुरानी होती जाती हैं और बच्चे उसके इतने आदी हो जाते हैं कि उस आदतों को छुड़ाना भी अपने आप में एक चैलेंज है। तो ऐसे में हमें बच्चे को अनुशासित करने के लिए अपने तरीकों में परिवर्तन लाकर उनके व्यवहार को संतुलित करना होगा। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इस तरीके से बिहेव करे, इस तरीके से व्यवहार करे, तो वही आदत हमें खुद भी अपनानी होगी। और यदि बच्चों की समस्या का समाधान माता-पिता नहीं निकाल पा रहे हैं, तो
किसी मनोचिकित्सक की सहायता भी ली जा सकती है। हर बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमता, आकांक्षा अलग-अलग तरह की होती है, इसलिए दूसरे बच्चों से तुलना करते हुए बिल्कुल दबाव उन पर नहीं बनाना चाहिए। ये बहुत अनुचित व्यवहार बच्चों के साथ हो जाता है। और जब कोई सफलता उनको ना मिले, अंक कम मिलें, तो इस पर भी सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए। कई बार माता-पिता अपने बच्चे पर इतना ज़्यादा दबाव बना देते हैं कि बच्चे के अंदर ये हमेशा डर बना रहता है कि अगर वो अपने माता-पिता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया, तो क्या हाल होगा उसका? जी, और तो ये डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनमें क्षमता और प्रतिभा की कमी नहीं होती, लेकिन आत्मविश्वास की कमी होने के कारण वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे सख्ती करने की बजाय बच्चों को प्रोत्साहन दें, उन्हें प्यार से समझाएं और ये विश्वास दिलाएं कि वो बच्चा उनके लिए महत्वपूर्ण है, न कि उसकी उपलब्धियां, और हर हाल में वे उनके साथ हैं। हर बच्चा सेहतमंद रहे, खुश रहे और मुस्कुराता रहे। हर माता-पिता यही चाहते हैं। बच्चे परिवार की बगिया के वो फूल हैं जो खिलते, महकते, चहकते बड़े प्यारे लगते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि उन्हें मुरझाने ना दें। मैंने कहा फूलों से, मैंने कहा फूलों
बहुत अच्छा गाना अभी सखियों के साथ हमने सुना। अ, लेकिन जहाँ अच्छाई है वहाँ कुछ जीवन में दुख भी होते हैं। जी। और दुख, परेशानियाँ, अवसाद कई बार इतना बढ़ जाता है ज़िंदगी में आकांक्षा कि हम अनावश्यक कदम उठा लेते हैं। जिनकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मन की जो हालत उस समय होती है, उस हालत के चलते कई बार एक्सट्रीम वो कहते हैं ना, ऐसे कदम उठ जाते हैं। जी। तो देश-विदेश में लगातार आकांक्षा इन दिनों आत्महत्या के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इनकी रोकथाम करना बेहद ज़रूरी है। लोगों को इस दिशा में जागरूक करने के लिए हर साल 10 सितंबर का दिन, यानी कि जो आज का दिन है, 10 सितंबर के दिन को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगर किसी को ऐसे विचार मन में आ रहे हैं, तो करना ये चाहिए कि ऐसे में अपने किसी करीबी से बात करें, जो जो बोझ है अपने मन पे, बिल्कुल, उसे हमारी साझा मन करें। की बात को जो समझ सके, हुँ। चाहे वो परिवार के सदस्य हैं, कोई मित्र है या बहुत हमारे कोई नियर पर्सन होते हैं ना, नज़दीकी जो जी। भी होते हैं, वो हमारे मित्र के अलावा कई बार शिक्षक भी होते हैं, सहकर्मी भी होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से हमें बात करनी ऐसा चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके सामने आप अपना मन हल्का कर सकते हैं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, तो आजकल तो ऐसी कई हेल्पलाइन भी हैं, कई एनजीओज़ होते हैं, जहाँ बिल्कुल। पे आप फ़ोन करके या जहाँ जाके अपने मन की बात रख सकते हैं। बिल्कुल, पेशेवर परामर्शदाता जी। जिन्हें हम कहते हैं, वो इस चीज़ के चार्ज करते हैं हमसे और हमें सलाह देते हैं। मनोचिकित्सक के पास भी आप जा सकते हैं। जी। परिवार और दोस्त अगर आपके आसपास रहें, तो इससे बेहतर ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता। और परिवार में या दोस्तों में अगर देखने में आता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो ऐसे सिम्पटम्स दिखा रहा है कि या तो मानसिक अवसाद से ग्रस्त है, या बहुत हीन-दीन महसूस कर रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, हम कहते हैं इसे लो फील कर रहा है, हुँ। किसी काम में मन नहीं लग रहा, जी। तो परिवार वालों को और दोस्तों को ये देखना है कि हुँ। ऐसा अगर कोई व्यक्ति है तो उससे आगे बढ़कर बात करें। बिल्कुल, जैसे हमने कहा कि हमें अपनी समस्या को साझा करना चाहिए, लेकिन कई लोग जो बहुत संकोची स्वभाव के होते हैं या वो इतने अपने आप में ही घुले-मिले रहते हैं, जो दूसरों से बात करने की जी। पसंद ही नहीं करते, उनको तरीका समझ नहीं आता कि इतनी बड़ी समस्या है या इस चीज़ से हम गुज़र रहे हैं, तो इसके बारे में बात कैसे करें। कैसे करें? लेकिन जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, वो ज़रूर हमारी परेशानी को हमारा चेहरा देखकर पढ़ लेते हैं। तो अगर हमारे किसी मित्र के साथ हमें ऐसा नज़र आ रहा है या परिवार के सदस्य के साथ में कि वो किसी दौर से गुज़र रहा है, तो हमें समझना होगा कि ये किसी तरह की मुश्किल में और ज़्यादा पड़ जाएँ, उससे बेहतर है इन्हें अभी से बाहर निकाल लिया जाए। उसे जताइए कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। उसे जताइए कि सब उसे प्यार करते हैं। और इस बारे में मनोविशेषज्ञ भी ये बात बताते हैं कि अगर इस तरह की बातों को अपनाया जाए, तो खुदकुशी जैसा जो कदम है उसे रोका जा सकता है। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत या जो हमारी परिस्थितियाँ इस वक़्त चल रही हैं, कोई भी कारण हो सकते हैं। तो ज़िंदगी के प्रति संतुलित नज़रिया रखना बहुत ज़रूरी होता है। देखो चंचल, अच्छा और बुरा ये दोनों ज़िंदगी के पहलू हैं। हाँ। अप्स एंड डाउन्स तो चलते ही रहते हैं, लेकिन हमें अपनी गलतियों से ही सीखते आगे बढ़ना है। जो नकारात्मक सोच होती है ना, उसे हमें हमेशा पीछे ढकेलते हुए आगे बढ़ते जाना है। और हम ये भी कर सकते हैं कि जो नकारात्मक बात हमारे साथ में करते हैं या इस तरह की बातों के लिए हमें प्रेरित करते हैं, उनसे हम दूर रहकर जो सकारात्मक लोग हैं, उनकी संगत में जी। उठे बैठें। अपने जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं, वो सारे काम हम करें। बहुत बार जब हमारा मन कश्मकश में होता है, जो मानसिक रोग होते हैं, तो उनके इलाज भी हम कर सकते हैं। इसके लिए अलग तरह के चिकित्सक होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो इस तरह की जानकारी हमें दे सकते हैं। और अब तो जो सरकारी अस्पताल होते हैं, उसमें भी अलग तरह के विभाग इस तरह के इलाज के लिए बनाए जाते हैं। एक कक्ष शुरू किया गया है जहां आप जो मनोरोग से अगर आप जूझ रहे हैं, तो उसका आप समाधान पा सकते हैं। इसमें मनोचिकित्सक, काउंसलर मरीजों की काउंसलिंग करते हैं और उनकी जो परेशानी है उनसे बाहर निकालने में उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण इलाके जो भी जी, होते जी। हैं, तो वहाँ पर भी इस तरह के कैंप लगाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े-बड़े अस्पताल नहीं होते, काउंसलर्स नहीं होते, तो सप्ताह में 1 बार 2 बार वहाँ भी इस तरह के कैंप की सुविधा अभी शुरू की जाती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO, उसका अनुमान है कि लगभग 8 लाख लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। यानी हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति इस ओर कदम उठाता है, और इससे 25 गुना लोग
आत्महत्या का प्रयास भी करते हैं। बिल्कुल, जब हम अस्पताल में जाते हैं तो कई बार ऐसे मरीज़ों को अपने जहाँ अगर हम किसी अपने परिचित को मिलने जाएँ, तो बेड के आस-पास ऐसे 1-2 लोग नज़र आ जाते हैं, तो हमें पता लगता है कि ये वो व्यक्ति है जिसने अपने आप को ख़त्म करने का प्रयास किया जी। था। तो ऐसे कदम लोग ना उठाएँ, इसके लिए हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है कि हमें नहीं उठाना है, लेकिन हमारे आस-पास का वातावरण, हमारे आस-पास के लोग, उनकी भी कहीं कुछ ज़िम्मेदारी है। परिवार, दोस्त, जी। सगे-संबंधी आपस में मिलकर इस बात का प्रयास करें। और अगर इस बात पर हम सोचें आकांक्षा कि क्या कारण हो सकते हैं जिन चीज़ों को लेते हुए इतना कहना चाहिए सख्त कदम उठाने की सख्त इंसान गलत सोचता कदम है। लोग जी। उठा लेते हैं, तो ये हो सकता है कि आप किसी ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज शायद संभव नहीं हो पा रहा है, या बहुत सारा आपने पैसा भी खर्च किया इलाज में, समय भी खर्च किया, आप बहुत हिम्मत भी दिखा रहे हैं, फिर भी उस चीज़ से आप जब उभर नहीं पाते हैं, तो ऐसे नकारात्मक ख्याल हमारे मन में आते हैं। और कई बार पारिवारिक कलह भी इसका कारण होता है, आर्थिक कमजोरी है या कोई मानसिक विकार भी हो सकता है व्यक्ति को। और कई बार तो चंचल ऐसा भी होता है कि महज वो कहते हैं कुछ क्षणों के लिए हुँ। अचानक से आपको क्रोध आ गया किसी बात पे और उस क्रोध में ही व्यक्ति गलत कदम उठा लेता है। हालाँकि हाँ। उस समय उसकी ज़रूरत नहीं होती, उस समय ज़रूरत होती है अपने मन को शांत करने की। और पारिवारिक कलह की जब आपने बात की, तो कई बार पारिवारिक कलह भी इतना तूल देने की ज़रूरत नहीं होती कि भई भाई-बहनों के झगड़े हैं, सास-बहू के झगड़े हैं, ननद-भाभी के झगड़े हैं या पति-पत्नी के झगड़े हैं। हर घर में थोड़े झगड़े होते हैं, तो होते ही उन रहते हैं। उन समस्याओं को बैठकर उन मसलों पर सलाह ली जा सकती है, या ज़रूरी नहीं कि आप इतना सख्त कदम उठाएँ। थोड़े समय के लिए उस व्यवहार से, उस जगह से आप दूर चले जाइए, अपने मन को वहाँ से अलग कर लीजिए, और जब आपका मन शांत हो जाता है, तब आप वापस आइए, तो आपको ऐसा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और परीक्षा में असफलता बिल्कुल, जो हमारे आज किशोर हैं, युवा हाँ। हैं, वो जब ये कदम उठाते हैं, तो मन चाहे स्कूल में, कॉलेज में अगर आपको एडमिशन दाखिला नहीं नहीं मिला। मिला, तो ये कदम उठा लिया, क्योंकि पता लगा अभी नंबर इतने कम आए हैं, हमें दाखिला नहीं मिलेगा। नंबर कम आए हैं, तो माता-पिता हमारे साथ में कहेंगे, दोस्त हमें बड़े ताने हिकारत की मारेंगे। नज़र से देखेंगे। तो ये चीज़ें मन में जो कुंठा ले आती हैं, उसी कुंठित अपनी जो मनस्थिति होती है, उसमें से कदम उठा लिए जाते हैं। जबकि इस समय माता-पिता यहाँ पे एक महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभा सकते हैं कि समझाना है बच्चों को कि अगर भई फलाना कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला या आपके नंबर अच्छे नहीं भी आए, तो ज़िंदगी यहीं ख़त्म नहीं हो गई। जी। आपके पास और कई ऑप्शंस हैं। अब तो इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, खुले हाँ। हैं बच्चों के लिए। आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। बिल्कुल, एक दरवाज़ा जब बंद होता है तो दूसरा अपने आप खुल जाता है। आप उसमें प्रवेश करके देखिए, हो सकता है वो आपके मन का ना हो, लेकिन जब आप प्रयास करेंगे तो वहाँ भी धीरे-धीरे मन लगने लगता है। और इन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए या उभरने के लिए अपनी दिनचर्या को थोड़ा-सा बदला जा सकता है। सही दिनचर्या अपनाएँ, अच्छा खाएँ, पौष्टिक खाना खाएँ, व्यायाम करें, थोड़ा ध्यान करें, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन चीज़ों को अपना हिस्सा बना लें। और जो आपकी हॉबी है, जो आपके शौक हैं, उसे उसके लिए थोड़ा-थोड़ा समय निकालते चलिए। आपका मन भटकेगा नहीं। आप वो करिए जो आपको करना पसंद है। ऐसी बिल्कुल। कोई भी चीज़ हो सकती है। आपको पेंटिंग पसंद है, आप पेंटिंग करिए। आपको गाना पसंद है, आप गीत सुनिए, गीत गाइए। आपको कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई वाद्य बजाना पसंद है, तो उसके लिए समय निकालिए। बिल्कुल, खुलकर हँसें, मुस्कुराएँ, अपनी बातों को सबके साथ शेयर करें। जब मन में बहुत सारी बातें हम दबाए रखते हैं ना, तो वो एक गुबार की तरह फूटती हैं बाद में, और ऐसे कदम हम लोग उठा लेते हैं। तो इन चीज़ों से दूर रहें। और तनाव का जो एक कारण है, चंचल माफ़ करूँगी आपको हाँ। काटने के लिए, एक तनाव का एक कारण ये भी है ना कि हम अपने आप को एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आँकने लगते हैं। मतलब जी। हम जितना करते हैं कर सकते हैं, हम सोचते हैं कि अपना गोल हम उससे बहुत ज़्यादा बना हाँ। लेते हैं कि तो अपेक्षाएँ इतनी अपेक्षाएँ रख ले ज़्यादा हाँ, करने वो लगते हमें हैं। एक सीमित दायरा उनका हम बना सकते हैं, और अपनी क्षमता के हिसाब से हम अपने करियर का चुनाव कर सकते हैं। कई बार हम करियर ही ऐसा चुन लेते हैं जो हमारी क्षमता उतनी है नहीं। जी। तो ये सारी चीज़ों से दूर रहना है, और इसीलिए लोगों में जागरूकता आए। तो इस तरह का भी बहुत सारे दिवस जैसे मनाए जाते हैं, तो ये भी एक दिन मनाते हैं हम, ताकि लोगों में जागरूकता आए, और जो इस ओर जाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, वो पीछे हो लें और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे,
उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। भले तेज कितना हवा का हो झोंका, मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। मगर अपने मन में तू रख ये भरोसा। जो बिछड़े सफर में तुझे फिर मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है। उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे। उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। चंचल, खाने पीने में अगर मैं पूछूं आपको आइसक्रीम कैसी लगती है? भाई आइसक्रीम तो मुझे बहुत पसंद है और आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा खाएंगे तो गला खराब हो जाता है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमने आइसक्रीम की बात इसलिए की, सखिया भी सोच रही होंगी अचानक से आइसक्रीम कहाँ आ गई। अब हम जिनके बारे में बताने जा रहे हैं उन्हें आइसक्रीम लेडी के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आज हम बात करने वाले हैं एक सफल महिला की। इनकी पूरी जो भी इनकी यात्रा रही कि कैसे इन्होंने अपना सफ़र तय किया, कहाँ जन्मी, वो पूरी बात हम सखियों को बताएंगे। लेकिन ये तो आकांक्षा ने बता ही दिया कि भाई ये जो है आइसक्रीम लेडी के नाम से जानी जाती है। बताना ज़रूरी था ना। तो आकांक्षा, हर इंसान के अंदर बेहतर बनने की, जीवन की कला को जीने की जो बातें होती हैं वो पहले से मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ लोग अपने भीतर छिपी इस कला को, अपने हुनर को पहचान लेते हैं, कुछ नहीं पहचान पाते। तो कुछ लोग किस्मत को दोष देते रहते हैं या फिर भगवान को दोष देते हैं, लेकिन अपने अंदर की कमी जो है उन्हें नहीं देख पाते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो अपने अंदर के छुपे हुनर को पहचानते हैं
और साथ ही पहचानने के साथ ही बहुत तेज़ी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। और कुछ ऐसी ही कहानी है आज की हमारी सफल महिला की, जिन्होंने अपने दम पर बुलंदियों के शिखर पर अपना परचम लहराया। तो इतनी बातें कि अब सखियां नाम भी जानना चाहती होंगी ना कि भाई ये आइसक्रीम लेडी हैं कौन। तो ये हैं रजनी बेक्टर, जिनके बारे में आज हम बताने वाले हैं। जिनका जन्म हुआ था कराची में और जन्म के समय रजनी के पिता सरकारी नौकरी में थे। विभाजन के बाद पूरा परिवार दिल्ली आ गया। साल 1957 में महज 17 साल की उम्र में इनका विवाह लुधियाना के एक व्यवसायी के साथ हुआ। रजनी ने स्नातक की पढ़ाई शादी के बाद पूरी की। शादी के कुछ साल तो परिवार और बच्चों को संभालने में निकल गए, लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए तो रजनी के पास दिन में बहुत सारा खाली समय बचने लगा और खाली समय में इन्होंने कुकरी क्लासेस ज्वाइन की। इसके बाद उन्होंने अपने खाना बनाने के शौक को पूरा करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से बेकिंग का कोर्स किया। और अब आगे बताते हैं इनके बारे में कि रजनी बेक्टर जो थी, इनको केक, कुकीज़, आइसक्रीम, ये सारी चीज़ें बनाने का बड़ा शौक था। वो अपने घर जो भी मेहमान आते उनको तरह तरह के कुकीज़ बना के खिलाया करती थी। क्या बात है। और जल्दी ही उनके बनाए जो केक और कुकीज़ या आइसक्रीम्स थे वो अपने जो उनके मिलने जुलने वालों को जिनको खिलाती थी वहाँ बड़े मशहूर होने लगे। इसके बाद वहाँ के जो स्थानीय लोग थे तो उन्होंने जब सलाह दी तो वो वहाँ जो मेले लगते थे उनमें अपनी छोटी छोटी स्टॉल लगाकर वहाँ पर अपने इन प्रोडक्ट्स को बेचती थी। यानी कि जो कुकीज़ वो बनाती थी, आइसक्रीम, वहाँ उन्होंने बेचना शुरू किया। रजनी जी के उनके स्वाद जो होता था उनके खाने में, उसकी खुशबू कहिए या फिर किस्मत का साथ कहिए, एकाएक उन्हें बाहर से भी इस चीज़ के ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। और आकांक्षा, ये वो वक्त था जिसके बाद रजनी ने अपने इस शौक को व्यवसाय में बदलने के लिए एक फैसला ले लिया। और वो ऐसी महिला है कि वो किसी भी मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। और इसीलिए उन्होंने अपने घर की रसोई के छोटे से ओवन और सिर्फ 300 रुपए की आरंभिक पूंजी के साथ अपने इस शौक को व्यवसाय का रूप दिया। और देखते ही देखते ये जो उनका छोटा सा बिजनेस था ये करोड़ों में पहुंच गया। जो काम मन लगाने के लिए रजनी जी ने शुरू किया था वो बढ़ती लोकप्रियता के साथ करोड़ों के टर्नओवर में बदल गया। और जब 90 का दशक आया, यानी कि जब ये व्यवसाय में सफलता के परचम लहरा रही थी, तो उस वक्त पंजाब में कुछ ऐसे हालात हुए आकांक्षा कि जो 107 साल पुराना इनका फूड ट्रेड का जो बिजनेस जो चल रहा था वो धीरे धीरे लगा कि अब ठप होने की तरफ जा रहा है। तो अब रजनी जी का जो पूरा परिवार था उसने अपनी स्थापित कंपनी को पूरा स्थापित करने के लिए जोर लगाया और फिर तेजी से सब लोग मिलकर एक साथ आगे बढ़ने लगे। तो उनके पति के साथ साथ जो उनके 3 बेटे थे जी। उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया और सफलता के ऊंचे मुकाम तक उनकी कंपनी को पहुंचाया। और जब भी किसी नए प्रोडक्ट को बनाती हैं तो उनकी रेसिपीज़ को वो खुद चेक करती हैं। और एक बात और बताऊं कि ये जो रेसिपीज़ बनाया करती थी इनमें वो क्रीम का बहुत इस्तेमाल करती थी। यानी कि जो क्रीम है वो कुकीज़ हैं, केक हैं, आइसक्रीम है, उससे बहुत इस्तेमाल होता था। इसीलिए इन्होंने क्रेमिक नाम रखा अपनी कंपनी का। और रजनी जी का मानना है कि खाने पीने के काम में क्वालिटी के उच्च स्तर को पाना और बनाए रखना बहुत कठिन है। लेकिन एक बार आप सामग्री के लिए चयनित हो जाएं और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता न करें तो आपका जो व्यापार है वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता है। सही कहा आकांक्षा। और रजनी जी के वर्तमान में पंजाब में ही नहीं, उसके अलावा मुंबई, ग्रेटर नोएडा और भी कई शहरों में उनके बिल्कुल कहते ना अत्याधुनिक उनसे सजे धजे उनके स्वचालित प्लांट लगे हुए हैं। इस समय उनकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो करीब कह सकते हैं कि लगभग 700 करोड़ के करीब का है। और उनके यहाँ करीब 4,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी उनके यहाँ काम करते हैं। व्यापार जगत में अपने योगदान के लिए रजनी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। साल 2005 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के हाथों मिले आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन अवार्ड पुरस्कार। और साथ ही उन्होंने जो शब्द कहे थे उसे रजनी जी कभी नहीं भूल सकती। तो वो शब्द क्या थे? अब्दुल कलाम जी ने कहा था जब वो उनसे मिले, ओह तो आप आइसक्रीम लेडी हैं। और इसी तरह से उनका नाम पड़ गया आइसक्रीम लेडी।
बिन मीत मेरा दिल सूना, बिन प्रीत मेरा दिल सूना, बिन मीत मेरा दिल सूना, बिन प्रीत मेरा दिल सूना। रे मितवा तू कहाँ, तू कहाँ? मोरे घर आए सजनवा, मोरे घर आए सजनवा। ना कोई हमदम ना हम सफर, ना दिल रुबा ना कोई दिलबर, ना कोई हमदम ना हम सफर, ना दिल रुबा ना कोई दिलबर। ढूंढ रही है मेरी नजर, ढूंढ रही है मेरी नजर, मिल जाए कहीं कोई मितवा, मितवा, मितवा। मोरे घर आए सजनवा, मोरे घर आए सजनवा। हो सपना देखूं हर पल यही, अपना मुझको कह दे कोई। सपना देखूं हर पल यही, अपना मुझको कह दे कोई। ऐसा भी दिन आए कभी, ऐसा भी दिन आए कभी, मिल जाए कहीं कोई मितवा, मितवा, मितवा। मोरे घर आए सजनवा, मोरे घर आए सजनवा। डार डार कूके कोयलिया, मन मयूर नाचे आंगनवा। आज के सखी सहेली प्रोग्राम से दीजिए अपनी सखी चंचल और आकांक्षा को इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। सखी सहेली।